अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे ज़मा जनान नॉवल की एपिसोड नंबर 20, जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। एपिसोड पढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसकी आंख एक तारीक कमरे में खुली जब किसी ने इस पर बाल्टी भरकर ठंडा पानी गिराया था। वो हड़बड़ा कर उठा। कौन है? तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, छोड़ो मुझे। असद कुर्सी से बंधा हुआ खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा था जब इसे एहसास हुआ कि इसकी सास और बीवी भी इसके साथ बंधी हुई हैं। कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों लाए हो? एक माँ से इसका बच्चा छीनने, इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद वो लोग पिकनिक मनाने किसी पार्क में गए हुए थे। यलमाज इनके साथ नहीं था। वहाँ बाकी काम शरबत वाले यानी गाजियान ने किया था। शरबत के बहाने एक एक करके इनकी बेतुहजी का फ़ायदा उठाया था। सो डॉक्टर फहमीदा बेगम अंधेरे में से होता हुआ शामिल नमूदार हुआ। इसने पैंट की जेबों में हाथ डाल रखे थे। वो इसे पहचानी नहीं थी। पहचाना मुझे? इसने नफ़ी में सर हिलाया। गौर से देखो ज़रा, यादाश्त पर जोर दो। वो कोशिश करने पर भी याद न कर सकी। वो मुस्कुराया। चलो काम आसान कर देता हूँ। किसी हमायल फारूक खान को जानती हो? यकदम इसकी आंखें शौक से फैली। पहचाना? वो इसे सर से लेकर पाँव तक दिखने लगी। वो बेयकीन थी। तुम तो मर गए थे। मेरा दूसरा जन्म हुआ है, वो हंसते हुए बोला। मुद्दे की बात पर आते हैं। तुमने मेरे बेटे को क्यों अगवा किया था? वो स्टूल सा घसीट कर इसके सामने बैठ गया। पुराना सा कबाड़ वाला कमरा था जिसमें टूटी फूटी मट्टी से अटी स्टूल और कुर्सियां रखी हुई थी। मैंने कुछ नहीं किया। वो तुम्हारी बीवी ने खुद। बकवास बंद करो। वो इतनी जोर से बोला कि वो सहम सी गई। मैं बताता हूँ तुम्हें असल कहानी। तुमने मेरे बेटे को अगवा किया क्योंकि तुम्हें लगा वो लावारिस है। इसे तुमने दमला की गोद से लेकर इसे अपनी बेटी की गोद में डाला जब वो बे औलाद थी, क्योंकि तुमने, तुम्हारे दामाद ने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर खानदान वालों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था कि वो माँ बनने वाली है। दमला से हमदर्दी के बहाने तुमने असल में अपनी बेटी का घर टूटने से बचाया था। इस वक्त तुम्हें ये नहीं पता था कि दमला का शौहर, जिसका नाम वो हमायल बताती थी, दरअसल एएसपी हमायल खान है। एक माँ की गोद खाली करके तुमने अपनी खुशियाँ खरीदी, और जब तुम्हें ये पता चला कि इस बच्चे का बाप तो एएसपी हमायल फारूक खान है, जिसने तुम्हारी माँ और बहन को बच्चे अगवा करने की जुर्म में गिरफ्तार करके सजा दिलवाई थी, तो तुमने और तुम्हारी बेटी ने इस मासूम बच्चे पर जुल्म करना शुरू कर दिए। इसके अपने बच्चे जो हो चुके थे, तो यलमाज से इसका क्या लेना देना? यलमाज को वापस इसलिए लेकर गए क्योंकि खानदान वाले इसे तुम्हारा ही खून समझते हैं, और जब ये राज खुल गया है तो तुम्हें अब अपनी रेपुटेशन की पड़ गई है। इसीलिए तुमने दमला पर कीचड़ उछाला। दोनों औरतें सहमी हुई थीं। तुम यलमाज के क्या लगते हो? सवाल असद ने पूछा था, क्योंकि फहमीदा को तो इसका चेहरा अब अच्छी तरह याद आ चुका था। तुझे तो मैं अलग से देखूंगा। बोल। इसके बालों से पकड़कर इसे अपने सामने किया। बोल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बच्चे पर तशद्दुद करे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस पर हाथ उठाए, भूखा रखे? तेरी लाश ना कराची के किसी कचरे के ढेर पर फेंकवा दूं? इसका सांस अटका। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बच्चा, अपनी गंदी जुबान से इसका नाम मत लेना। झटके से इसके बाल छोड़ते हुए इसने जेब से गन निकाल कर इसके माथे पर टिका दी। तीनों को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। हमारे हमारे प्लीज़ इसे छोड़ दो। मैं माफ़ी मांगती हूँ, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। इसे दमला की बात याद आई जब वो यलमास की तकलीफ बयान कर रही थी। वो रातों को उठ उठ कर रोता था, बात बात पर सहम जाता था। इसके जिस्म पर कहीं कहीं नील के निशान थे, और वो जैसे इसे पहले दिन सब्जी मंडी में मिला था, फल चोरी करते हुए, क्योंकि इसे भूख लगी थी। शामिल का दिल चाहा इस शख्स को गोलियों से भून कर रख दे। इसके मुंह पर जोरदार घोंसा मारकर इसके मुंह से खून निकाल लिया। इसका जी नहीं भर रहा था। वो इसे मुसलसल मारता जा रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? हाँ, इन हाथों से तूने इसे मारा। इन हाथों से। इसने इसके बंधे हुए हाथों पर गन का पिछला हिस्सा मारना शुरू कर दिया। तीनों की चीखें सुनाई दे रही थी। बस करो शामिल, गाजिया ने फौरन इसे रोका। इसने मास्क पहन रखा था। मेरे बच्चे कहाँ हैं? ईशा ने सवाल किया। ओह, बच्चे चाहिए मैडम को। चलो गेम खेलते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने हमसे हमारा बच्चा 5 साल दूर रखा, अब ऐसा करते हैं तुम 5 साल अपने बच्चों के लिए बच्चों के बगैर रहकर दिखाओ। ये समझना ये मर गए हैं। फनी चीज़ पता है क्या होगी? तुम्हारे बेटे के साथ मैं वही कुछ करूँगा जो तुम और तुम्हारा ये शोहर मेरे बच्चे के साथ करते रहे हो। वो चिल्ला उठे। बच्चों का क्या कसूर है बड़ों की लड़ाई में?
बच्चों को क्यों ला रहे हो? फहमीदा बोली तो वो हंसा। अच्छा बुढ़िया, तूने शुरू किया था ये सब, दुश्मनी तुम्हारी मेरे साथ ही, बदला तूने मेरे बेटे से लिया। अब तो गलती हो गई, अब मैं मुआफ तो करने से रहा, इसलिए तुम्हारा नवासा तो ज़रूर मेरे साथ 5 साल रहने वाला है। बच्ची बेशक ले जाना। वो खौफ से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। असद जो ऊंचे ताल्लुकात की हमेशा डींगे मारता था, अपनी औलाद के लिए कमज़ोर पड़ गया था। नहीं, खुदा के लिए हमारे, तुम तो बहुत रहमदिल इंसान थे ना, तुम बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह हंसता चला गया। इसकी हंसी में भी दहशत सी थी। यही तो प्रॉब्लम है ना आंटी जी, मैं हमाइल नहीं हूँ। वो बहुत कंफ्यूज थी। बेचारी, मैं शामिल खान, हमाइल खान का जुड़वा भाई। मैं तो मुआफ़ नहीं करता, ना मैं रहम दिल हूँ, बहुत कमज़र्फ़ और ज़ालिम हूँ। और हाँ, जो मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाए, इसके बच्चों को नुकसान पहुँचाने में मुझे कोई आर महसूस नहीं होगी। क्या चाहते हो तुम? प्लीज़ मेरे बच्चों को छोड़ दो। बच्चे तो मासूम होते हैं ना। अब गाजियान भी हंसा था। यलमाज मासूम नहीं था क्या? इनके पास जवाब नहीं था। चलो ठीक है, डील करते हैं, तुम हमारे यलमाज को वापस करो, दमला पर लगे इल्ज़ामात वापस लो, भरी अदालत में मुआफ़ी मांगो, तब तुम्हारे बच्चे वापस होंगे। ठीक है, मंजूर है, मंजूर है। अब मेरे बच्चे वापस कर दो प्लीज़, असद ने सोचे समझे बगैर कहा। बीच में बोलने वालों को मैं पसंद नहीं करता। वो खौफ के मारे चुप हुआ। यलमास को जहाँ भी रखा हुआ है, हमें बताओ, अगली तारीख में जब तुम हमारी सारी बातें अदालत के सामने मानोगे, तो हम तुम्हारे बच्चों को छोड़ देंगे। अगली तारीख? तीनों के दिल मचले थे। वो इनके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते थे। तड़प, हाँ, और तड़पो, मुझे मज़ा आ रहा है देकर, और मज़ा पता है कब आएगा? जब मैं तुम्हारे बेटे से अपनी कार धुलवाऊंगा, काम करवाऊंगा, भूखा रखूंगा, बेल्ट से मारूंगा, अंधेरे में बंद कर दूंगा, और काम गलत हो जाने पर नन्हे मुन्ने हाथों पर छड़ी से मार दूंगा। वो चिल्लाया। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम शायद मुझे नहीं जानते। गाजियान ने इसे बालों से पकड़ा था। ये सब तुम मेरे बच्चे के साथ कर चुके हो। मुझे अब बिल्कुल तरस नहीं आएगा। ये मत समझना कि हम यलमास को ऐसे नहीं ले जा सकते थे। तुम्हारा बाप ही हमें नहीं रोक सकता, लेकिन कोर्ट में जो तुमने दमला पर बकवास किए हैं ना, इनको तुम क्लियर करोगे, मेरे यलमास पर किए गए हर जुल्म का एतराफ़ करोगे, वरना सारी ज़िंदगी अपने बेटे की शक्ल नहीं देख पाओगे। अगर पुलिस को बताकर वावेला करने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चों की लाश आएगी। वो बेहद डर गए थे, ना चाहते हुए भी इनको इन दोनों की बात माननी पड़ी थी। यलमास इसके किसी फार्म हाउस में था। कुछ ही देर के बाद दोनों वहां मौजूद थे। क्योंकि असद ने अपने बंदों से फ़ोन पर कह दिया था, सो उन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की और यलमास को इनके हवाले कर दिया। वो डरा सहमा और पहले की तरह कमज़ोर था। शामिल का वाकई दिल चाहा असद को ये कर महसूस हो जो वो महसूस कर रहा था। अंकल, आप तो मीर के बाबा है ना? इसने इसे देखते ही पहचान लिया था, अलबत्ता गाजियान को पहली बार देखा था। वो कुछ कहे बगैर इसे खुद में समेट कर रो दिया। इसे बार बार दीवानावर चुमता हुआ वो पागल सा लग रहा था। सिर्फ मीर नहीं, आप ही मेरे बेटे हो, मेरा बच्चा, मेरी जान। वो इसके हाथ चूम रहा था। जो जो जुल्म दमला ने इसे सुनाए थे वो याद करके इसका दिल फट रहा था। वो इतने साल ऐश में रह रहा था और ये मासूम बच्चा जुल्म सहता रहा। जो इसका खून था, इसके भाई का बेटा था। अंकल, अंकल नहीं बाबा। इसे खुद से अलग करके इसने इसके चेहरे को नरमी से हाथों में लिया। मीर आपका असली वाला भाई है बेटा, और वो मीर की मामा, वो आपकी भी मामा है। मीर और आप असली वाले भाई हो। आप जब पैदा हुए थे ना, तो इन गंदे लोगों ने आपकी मामा को पता लगे बगैर आपको किडनैप कर लिया था। इसके बाल नरमी से पीछे करते हुए वो इसे समझा रहा था। मामा ने मुझे वापस क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि ये लोग आपको कहाँ ले आए हैं। हमने आपको बहुत ढूंढा था और देखो, आप हमें मिल गए ना। वो मुस्कराया। मीर आपको बहुत मिस कर रहा है। अपने घर चलते हैं, मामा के पास, मीर के पास, ओके? इसने इस बात में सर हिला दिया। मेरा बच्चा, इसे खुद में भेजते हुए वो खड़ा हुआ। गाजियान हम आंखों से इन दोनों को देख रहा था। यूं लग रहा था हमाइल के अपने बेटे को अपने हिसार में ले रखा है। शमसा इसे खाना वगैरह खिलाकर अपने घर जाने ही वाली थी। अब इनको पता चल चुका था कि वह हमाइल नहीं शामिल है। इसका जुड़वा भाई इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। रमला को तो जबरदस्ती लटाया हुआ था, इसीलिए मीर ने भागकर दरवाज़ा खोला। वो खुशी से चिल्लाया, मामा, मासी आ गया, मासी घर आ गया मामा।
वो मुसलसल उछल रहा था। दमला और शमसा बेयकीनी से कमरे से बाहर निकली। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मीर और यलमास दोनों एक दूसरे के गले लगते हुए खुशी से नीचे गिर गए थे। गाजियान और शामिल इन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। कहाँ चले गए थे तुम? मैंने कितना मिस किया। वह हंसते हुए उठकर खड़े हुए। मामा, यलमास ने दमला को देखते हुए कहा तो जैसे सारी कायनात रुक सी गई। इसे लग रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रही है। इसका बच्चा वापस आ गया था। वो भागकर इससे लिपट गया। आई मिस्ड यू सो मच मामा। वो नीचे बैठती चली गई और इसे गले से लगा लिया। कितने अरसे से जलता दिल सुकून पा चुका था। मामा की जान, मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, मेरी जान। फुट फुट कर रो दी। आई एम सो सॉरी। मैं आपको बचा नहीं सकी थी ना। मामा को मुआफ़ कर दो। वो इसे बोसे देती हुई कह रही थी। मामा, वो इसे अलग हुआ और इसके आंसू साफ किए। आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? इसने इसे फिर से खुद में भेजा। मीर शामिल से लिपट गया था। थैंक यू बाबा। इसे गोद में लेते हुए वो उठ खड़ा हुआ। थैंक यू टू आपको तो है। अगर आप ना होते तो मैं भी ना होता। वो इसकी बात नहीं समझा था। उफ! इसने सर पीट लिया। मामा भी ना कभी कभी इतनी शमकल बातें करती हैं। वह हंस दिया। शमकल नहीं, मुश्किल। गाजिया ने इसके कान पर गुदगुदी करते हुए कहा। गाजी, ना छेड़ो भाई हमारे शहजादे को। ये जो लफ्ज़ बोलेगा वही हंसी होगा। वो मुंह पर हाथ रखे खीखी करके हंसने लगा। हंसी नहीं बाबा, सही। यारा, बाबा को नहीं ना पता। आप सिखा देना। सिखाओगे ना? इसने जोर जोर से इस बात में सिर हिलाया तो शामिल ने इसके दोनों गालों का बारी बारी चुमा। मेरा बच्चा। इसके बस में होता तो सारी जिंदगी इसे सीने से लगा कर रखता, एक लम्हे के लिए भी जुदा ना करता। मीर को अपने साथ लगाए वो दमला और यलमास को देख रहा था। सुबह इसकी उजड़ी बिखरी हालत देखकर आया था और अब मुतमईन सूरत देखकर इसे भी सुकून मिला था। वो जानता था कि आज हमाल को भी सुकून मिला होगा। आप दोनों का शुक्रिया। यलमास को उठाए वो इन दोनों तक आई। वो शामिल की जानिब देखने से गुरेज कर रही थी। वो जानता था इसका चेहरा इसके लिए तकलीफदेह है। इसकी वहाँ मौजूदगी हमाल की कमी बार बार याद दिलाती थी। शुक्रिया किस बात का पागल? गाजिया ने इसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा। आप नहीं आते भाई तो मैं पता नहीं क्या करती। मैं शर्मिंदा हूँ कि देर से आया हूँ। अगर पहले आ जाता तो ये सब होता ही नहीं। वो मुस्कुराई। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता जितना आपने मेरे लिए कर दिया है भाई। मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाने से लेकर हमें लावारिस ना छोड़ने तक। वह मुस्कुराया। भाई भी बोलती हो और डायलॉग्स भी फेंक रही हो। अच्छा चलो खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। इसने बाजू फोल्ड करते हुए अपनायत से कहा। खिचड़ी बनाई थी लेकिन मैं और कुछ बना देती हूँ। शमसा ने इन्हें बताया था। नहीं नहीं, तकल्लुफ़ मत करें, हम बाहर से खा लेंगे गाजी। शामिल की बात पर इसने नफ़ी में सर हिलाया। पागल हो, मैं यहाँ से खाना खाए बगैर कभी नहीं जाता। दमला की तबीयत खराब है तो ऐसा करते हैं, हम कुछ बना लेते हैं, क्यों जूनियर? मीर झुमसा उठा। अरे नहीं, खबरदार, आप दोनों बहुत गंद मचाते हैं। मेरे किचन की तबाही मचा देंगे। वो दोनों खीखी करने लगे। जाकर फ्रेश हो जाए शमसा, तुम मेरी मदद करवा दो। फ्रिज में गोश्त रखा है, यखनी पुलाव बना लेते हैं। वह हर तरह से अब फ्रेश लग रही थी। इसके दोनों बेटे जो इसके पास थे, अब इसे किसी और चीज़ की कमी नहीं रही थी। ठीक है, आ जाओ, मैं चावल वगैरह भिगो देती हूँ। वो किचन में चली गई। मीर शामिल की गोद से उतरकर गासियान के पीछे भागा। इसे हमेशा की तरह इसको कुछ बहुत अहम दिखाना था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ दमला के पास आया और यलमास के लिए बाजू फैलाए। वो झिझकता हुआ दमला के कंधे से लग गया। बेटा डरो नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। बाबा गंदे नहीं होते। वो इसके पास जाने को तैयार नहीं था। वहाँ इस जहन्नम से निकलते वक्त तो इसने इन दोनों पर यकीन कर लिया था, मगर अब जब दमला सामने आ गई थी तो वह डर रहा था कि कहीं इससे दूर ना ले जाए। आप मीर की तरह बाबा नहीं बोलोगे? इसने नफ़ी में सर हिलाया। इसका ये इनकार इसे ढेरों कुर्ब में मुब्तला कर गया था। इन जालिम लोगों ने इसके साथ जो कुछ किया, वो बाप के रिश्ते और इस लफ्ज़ से ही खफा हो गया था। अच्छा ठीक है, मत कहो, जो आपको ठीक लगे। भूख लगी है ना मेरे बच्चे को? एक नज़र दमला को और फिर इसे देखते हुए इसने इस बात में सर हिलाया। मामा को खाना बनाने दो, हम मिलकर इतनी देर में खेलते हैं, ठीक है? वो नफ़ी में सर हिला गया। मीर भागता हुआ वापस आया तो इसके हाथ में ड्राइंग्स वगैरह थी। बाबा, वो इसे अपनी बनाई पेंटिंग्स दिखाने लगा। बाबा चले, मासी आओ, बाबा को अपना कमरा दिखाते हैं। वो इसका बाजू पकड़कर खींचने लगा। चलो ना मासी। वो हिचकिचाते हुए दमला के पास से नीचे उतरा और मीर का हाथ पकड़कर कमरे की जानिब बढ़ गया। अब सिर्फ दमला थी और वो था। दोनों ही नजरें चुरा रहे थे। वो इसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी और शामिल अपने आप को इसका मुजरिम महसूस कर रहा था। वो बच्चे बुला रहे होंगे, तुम जाओ इनके पास।
अपने आंसू छुपाती हुई वो वहां से चली गई। वो क्या करता, इसका चेहरा बार बार तमला के सारे जख्म उधेड़ता था। इसने गहरी सांस खारिज की। काश कि वो अपनी जान देकर हमाल को वापस ला सकता। कितनी बड़ी हो गई है ना ये दोनों। और ये साहब, इनका तो मुझे पता भी नहीं था। जिस रात वो घर पहुंचा था, इसकी सुबह बलाच और फरवा इसको चिपके हुए थे। फरवा को तो इसमें हमायल नजर आ रहा था, मगर बलाच को घर में नए फर्द के इजाफे से बहुत अच्छा लगा था। इसके कंधे पर चढ़कर वो खेल कूद करते हुए इसे सता रहा था, मगर इसे अच्छा लग रहा था। 12 साल अपनों से दूरी के बाद वो घर लौटा था। हर चीज़ ही खूबसूरत लग रही थी। बीजान बार बार इसे प्यार कर रही थी। न जाने वो रात से कितनी ही दफ़ा रो चुकी थी। अच्छा, चाचू को तंग मत करो, 15 साल जरमीना ने समझदारी से कहा। फरवा 11 साल, जबकि बलाच तकरीबन 6 साल का था। छोटी सी जरमीना जो इसके घर छोड़ते वक्त इसकी गोद में खेला करती थी, अब 15 साल की हो चुकी थी। इसने क्या कुछ खो दिया था, इसे यहाँ आकर अंदाज़ा हो रहा था। खाने में क्या खाओगे, लाला रुख ने सवाल किया। नहीं, फिलहाल तो मुझे हमाल के पास जाना है। सिर्फ ये तीनों नहीं, वो छोटे बिल्ले भी तो इंतज़ार कर रहे होंगे ना। बलाच को प्यार करते हुए इसने कहा तो हमाल के नाम पर सबका जख्म फिर से ताज़ा हुआ। अच्छा, जल्दी जल्दी बताएं कि आजकल इसकी पोस्टिंग कहाँ है। मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर फ़ौरन निकलना भी है। आप में से इसे कोई भी नहीं बताएगा, सरप्राइज़ दूंगा। वो मुस्कुरा कर बोला तो सबकी आंखों में नमी उतर आई। तासुरात में कर्ब घुल गया और जैसे सभी नज़रें चुराने लगे। क्या हुआ, सब ऐसे क्या देख रहे हैं। इसके लिए इनका ये रद्द अमल थोड़ा अजीब सा था। शामिल वो अरबाज ने बात करनी चाहिए, मगर अल्फाज टूट गए। क्या हुआ लाला, मैंने ऐसी क्या बात पूछ ली। सबकी नज़रें झुकी हुई थी। इतना कौन सा मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने। जल्दी बताएं, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। छोटे मीर और यलमाज से मिलने के लिए उन्होंने इसे नासमझी से देखा। कौन, किसकी बात कर रहे हो। वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। अवलमीर और यलमास की बात कर रहा हूँ, हमाल के बेटे, और कौन। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अजीब क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। जो आप तो दें, हमाल का एड्रेस बताएं, मुझे इसके पास जाना है, बच्चों से मिलना है। गुलबाज ने इसके कंधे पर हाथ रखा। शामिल, हमाल की कोई औलाद नहीं है। बीजान ने आंखें मिची। इन्हें आज तक याद था जो इनके हमाल की बेवा और इसके बच्चों के साथ किया गया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वह घर छोड़कर क्यों भागी थी। लाला, मजाक बाद में कर लीजिएगा, मुझसे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा। दोनों अगर हमारे पर हुए ना तो इसकी तो अच्छी खासी बैंड बची होगी, जैसे को तैसा। लेकिन अगर मुझ मासूम पर हुए तो फिर तो वो बच गया है। लेकिन मैं भी दोनों को ऐसी ऐसी शरारतें सिखाऊंगा ना कि हमारे साहब कानों को हाथ लगाएंगे। वो अकेला ही हंसा था। चाचू, आप क्या बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। जरमीना ने खामोशी तोड़ी थी। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही। सब इतनी अजीब क्यों हो रहे हो। हमायल कहाँ रहता है, बच्चे कैसे हैं, यही तो पूछा था। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन क्या बात है। हमारे चाचू के कोई बच्चे नहीं हैं, आप किसका नाम ले रहे हैं। वो इस बार संजीदगी से इन्हें देखने लगा। अब इसे तशवीश हुई कि वो मजाक नहीं कर रहे। क्या, लेकिन आगा जान ने होंठ भेजे। हमाल कई साल पहले हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। इसने इनको ताज्जुब से देखा। जा चुका है, कहाँ जा चुका है। वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो मेरी तरह कभी जज्बाती नहीं था कि लड़ाई झगड़े पर घर छोड़कर चला जाए। वो समझ रहा था कि घर वालों से लड़कर अलग हो गया है। शामिल और बात ने नम आंखों लिए इसे देखा। वो झगड़ा करके नहीं गया, सारी जिंदगी यही तो मलाल रहेगा कि कुछ कहकर ही नहीं गया। इसने बमुश्किल कहा था। क्या मतलब, फिर कैसे छोड़कर गया है। पहेलियां क्यों भजवा रहे हो, सीधी तरह बताएं। हमारे चाचू तो अलामिया के पास चले गए। बलाज की बात पर जैसे यकदम इसे करंट सा लगा। वो हिल नहीं पाया। इसका दिल जैसे ये बात सोचकर ही दहल सा गया था। सबके चेहरों को सवालिया नज़रों से बार बार देखते हुए वो खड़ा हुआ। इससे कहें, ये इंतहाई घटिया और गिरा हुआ मजाक है। आप सब इसका इस तरह के बकवास प्रैंक में साथ कैसे दे सकते हैं। अजीब मेंटल आदमी है। 2 बच्चों का बाप बन गया है, लेकिन हरकतें अपनी ही बच्चों वाली हैं। वो बहुत गुस्से में था। शामिल, सुनो। अरबाज ने खड़े होकर इसके कंधे पर हाथ रखा। बलाज, इसने होंठ भेजे। बलाज झूठ नहीं बोल रहा, ना ही हमाइल तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है। इसने इसका हाथ कंधे से हटाया। हद ही हो गई है बीजान, आप कैसे इनकी ये अजीब बात सुन सकती हैं। डांटे तो सही कि ऐसा मजाक नहीं करते। इसने अपना मोबाइल निकाला। चलें, शाबाश, इसका नंबर बोलें। आप लोगों से तो बात करके ये घटिया मजाक करने का बोल दिया। अब इसको मैं सबक सिखाता हूँ, पागल आदमी। हर कोई खामोश था। शामिल बीजान ने खड़े होकर इसे गले लगा लिया। शामिल, मेरा मीरू, मेरा हमाइल, मेरा बच्चा। इसका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। सांस रुकी। वो ये क्या कह रही थी, मेरा हमाइल। होंक सा खड़ा वो सबके रोते हुए चेहरे देख रहा था। नहीं, इसके सर पर आसमान गिरा था। कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा अंडेला था। वो इनसे अलग हुआ।
नहीं नहीं नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ इनसे दूर हटा। ऐसा नहीं हो सकता, इसे कुछ नहीं हुआ। वो कैसे मान लेता कि इसकी जान का टुकड़ा अब नहीं रहा था। वो सब के सब शायद पागल हो गए थे। शामिल, वो जा चुका है। हमने तुमसे राब्ता करने की, तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की, मगर तुमसे राब्ता नहीं हो पाया था। वो इन की बातों पर मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहा था। आप जानते हैं आप लोग बात किसकी कर रहे हैं? मुंह से अल्फाज कैसे अदा कर रहे हैं? हमायल कैसे जा सकता है? हमायल नहीं जा सकता। वो ऐसे कैसे जा सकता है? वो बाहर की जानिब भागा। शामिल, रुको शामिल, मुझे इससे मिलना है, मुझे हमायल से बात करनी है। वो बदहवास सा होने लगा था। शामिल अरबाज ने इसे बाजू से पकड़ कर रोका। वो नहीं रहा। 6 साल पहले इसको गोलियां लगी थी। वो जख्मों की ताब नहीं ला सका था। इन हाथों से मैंने इसे ज़मीन के सुपुर्द किया था। इन्हीं हाथों से मैंने इस पर मिट्टी डाली थी जिनमें इसे बचपन में खिलाया करता था। अरबाज के अल्फाज सबको रुला रहे थे। वो खुद रो नहीं रहा था, वो सकते में था, सदमे में था। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा मिला था। इसके हाथ से मोबाइल छूटा और वो घुटनों के बल गिरा था। खड़े होने की हिम्मत नहीं रही थी, यूं जैसे किसी ने पैरों से जान निकाल दी हो। हमाल तो शायद 6 साल पहले चला गया था, लेकिन आज इसकी मौत वाक़या हुई थी। मरना क्या होता है शामिल को अब पता चला था। वो लम्हात नहीं, क़यामत थे। हमारा भाई चला गया। शामिल इसके साथ नीचे बैठते हुए अरबाज ने इसे गले लगाया। वो साकित था जैसे पत्थर का मुजस्मा हो। वो दुबई से ढेरों शिकवे शिकायतें लेकर आया था। वो इसे लड़ने के लिए आया था, इसे गले लगाने के लिए आया था, लेकिन हमाल ने तो इसे ऐसी सज़ा दी थी, वो धचका दिया था कि शायद सारी ज़िंदगी इस जख्म से कभी बाहर नहीं आ सकता था। सकते में घुटनों के बल बैठे शामिल के गले लगकर सब रोए थे, मगर वो खामोश था। दुबई में एक आलीशान जिंदगी गुजारते हुए इसे कैसे मालूम नहीं हो सका था कि यहाँ तो इसकी सारी कायनात उजड़ गई थी। जरताशा के मरने का इल्ज़ाम हमेशा वो हमायल के सर थोपता था। वो अभी जरताशा की अचानक मौत को ही भुला नहीं पाया था कि अब हमायल, इसका भाई, इसकी जान, इसका साया भी हमेशा हमेशा के लिए छीन चुका था। इसने कभी वहम गमा में भी नहीं सोचा था कि ये भी दिन देखना पड़ेगा। हमायल, इसका भाई हमायल, वो नहीं रहा था। इसने सबको पीछे हटाया। शामिल, वो हारे हुए कदम उठाता हुआ इसके कमरे तक जाने लगा, जिसे लॉक लगाकर रखा जाता था। इसकी बाकायदा सफाई भी करवाई जाती थी, मगर कोई अंदर नहीं जाता था। वो कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया और खोलने की कोशिश करने लगा। शामिल, रुको, कमरा लॉक्ड रहता है। जरमीना को अरबाज ने इशारा किया तो वो कमरे की चाबियां लेने चली गई थी। शामिल, रो लो, एक दफ़ा खुलकर रो लो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आगाजान ने इसे गले लगाते हुए कहा। इसके हाथ गिरे हुए थे, जिनको वो उठा भी नहीं पा रहा था। ज़रमीना चाबियां ले आई और इस कमरे का लॉक खोल कर दिया। वो अकेला ही अंदर गया था। आगाजान ने बाकी सबको जाने से रोक दिया। वो चाहते थे कि शामिल एक दफ़ा खुलकर रो ले। इसके लिए सदमा बहुत बड़ा था। वो सब तो इस सदमे से गुजर आए थे, मूव ऑन कर चुके थे, मगर शामिल को ये तकलीफ़ अभी मिली थी जो ज़्यादा महलक थी। वो तो इसको आखिरी दफ़ा देख भी नहीं पाया था। कमरे में दाखिल हुआ तो हर चीज़ ऐसे रखी थी जैसे वो इस कमरे में रहता हो। साफ़ सुथरा फर्नीचर, इसकी किताबें खुली हुई खिड़की जो झील का मंजर दिखलाती थी। बेड की साइड पर रखी इन दोनों की तस्वीर जो उन्होंने बहुत सालों पहले मैहडन में खींची थी। अलमारी में इसके इस्त्री शुदा कपड़े वैसे ही रखे थे। ड्रेसिंग टेबल पर सजी इसकी परफ्यूम्स वगैरह सब कुछ तो वही था, बस इस कमरे का मकीन कहीं बहुत दूर जा सोया था। हमेशा हमेशा के लिए अपनों से दूर तस्वीर उठाते हुए वो नीचे बैठता चला गया। लग रहा था जैसे कोई डरावना ख्वाब देख रहा हो। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो मेरे, और डांट मुझे पड़ती है। भाई के लिए डांट भी नहीं खा सकते शामिल। बचपन की नाराज़गियाँ कह के खिलखिलाहटे न जाने क्या किया याद नहीं आया था। तुझे पता है ना, तू जान है मेरा वाहिद रिश्ता जो पैदा होने से भी पहले से मेरे साथ है और आखिरी सांस के वक्त भी साथ ही रहेगा। हमायल की आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। वो इसकी आखिरी सांसों के वक्त इसके साथ नहीं था। मैं तेरी जान हूँ, इसका मतलब तू खुद को ही अपनी जान बोल रहा है। कितना प्यार है ना तुझे अपने ही चेहरे से। सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान। वैसे मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ, बकवास करके सारे मूड का सत्यानाश कर देता है। वैसे मुझे तो बहुत खसारा है जो तुम्हारी शक्ल मेरी शक्ल जैसी है। इंतहा का गुस्सा भी आया हो तभी तेरी मनहूस शक्ल साथ साथ रखनी पड़ती है। आईना देखते हुए भी तू साथ चिपका होता है। इसने तस्वीर को छुआ। तुम जैसा खुदगर्ज और झूठा शख्स मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। इसे आखिरी मुलाकात का मंजर याद आया। इस लम्हे दोनों की आंखों में कुर्ब था, तकलीफ थी। बताओ क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरी हर चीज़ छीन लेते हो तुम मीर। ईदी से लेकर मेरे हिस्से के भी खिलौने भी, जान, आगा जान का प्यार और अब दमला। हमाल के दिल की तकलीफ इसे आज छलनी कर रही थी।
तुम्हारी वजह से मैं खाई में गिरा तो मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई। मैं ISIS भी नहीं दे पाया, मेरे ग्रेड्स गिरते चले गए तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से जरताशा मर गई। अपने दिल का गुबार निकालते हुए वह कैसे अपने अल्फाज से हमाइल को तकलीफ देता रहा था, इसे आज अपने ही अल्फाज अंदर से मार रहे थे। लोग कहते हैं हमारे चेहरे, आवाज़ें, पसंद नापसंद सब कुछ एक जैसा है, मगर इनको क्या पता कि तुम जैसा खुदगर्ज शख्स कितनी अच्छी किस्मत लेकर आया है। कहने को तो हम में कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन फिर भी तुम हर चीज़ में आगे थे। हमाइल के दिल पर इस वक्त क्या गुजरी होगी। इसने एक लड़की की खातिर अपने भाई को इस कदर तकलीफ पहुंचा दी, हसद में, कि इसे सब कुछ मिला जो इसने चाहा। इस भाई से हसद की वजह से जो इस पर जान छिड़कता था। अब तुम फौजी अफसर बनकर सारे इलाके की शान बन जाओगे, और मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। तुमसे तो मेरी ये खुशी भी नहीं देखी गई। वो चुपचाप इसकी नफरत की हद को देखता रहा था। इसके चेहरे की वो बेबसी इसका सांस रोकने लगी थी। मैंने अपना राज तुम्हें बताया और तुमने इसे ही अपने जाल में फंसा लिया। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बस इतना बोला था, काश तुम मेरे भाई ना होते। इसने किस किस तरह से हमारे को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। काश मैं इस दुनिया में अकेला आता, तुम मेरे साथ हर चीज़ के शराकतदार ना होते। क्यों हो तुम मेरी ज़िंदगी में, क्यों? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी वजह से तुम बाकी घर वालों से भी रिश्ता ख़त्म कर दोगे। इसने भरी हुई आवाज़ में बस इतना ही कहा था। इनको मेरी कोई ज़रूरत नहीं। तुम जो हो इनके पास, मेरा होना या ना होना बराबर है। बल्कि मेरे जाने से सब बहुत खुश हो जाएंगे। इसने बाजू से पकड़कर इसका रुख मोड़ा था। तुम हम सबको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे पीछे आने की या मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं तो मेरे क्या लगते हो। रुक जाओ शामिल, मत जाओ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। वो घर से बाहर निकल रहा था और हमारे इसके पीछे पीछे मिन्नतें कर रहा था। मत जाओ, तुम सब रिश्तों को खोकर बहुत पछताओगे। वो ठीक कह रहा था। अपनी सबसे कीमती चीज़, अपना भाई, तो वो खो चुका था। मत जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। तुम्हारी नफरत मुझे मार डालेगी शामिल। वो तस्वीर को लबों से लगाकर बच्चों की तरह रो दिया। वो गाड़ी में सवार हो रहा था। हमाल ने इसके बाजू से पकड़कर रोकने की कोशिश की थी। काश वो यहाँ होता तो इसे जाने से रोक लेता, इसे अपने सीने से लगाकर जाने से रोक लेता। इसका बस चलता तो इसे मौत से बचा लेता, मगर ये तो किसी इंसान के इख्तियार में था ही नहीं। काश जब इसने हकारत से हमाल का हाथ झटका था इसे पता होता कि वो इसको दोबारा कभी नहीं देख पाएगा, तो वो इसके गले लग जाता, इससे मुआफ़ी मांग लेता, वक्त रोक लेता। मर गए तुम मेरे लिए, और वो भी जिसके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया तुमने। आखिरी जुमला इसने यही कहा था। इसे लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगा। इसकी गाड़ी जब चली तो उजड़ी हुई हालत में खड़े हमाइल पर इसने आखिरी निगाह डाली थी। ये जाने बगैर वो इसको आखिरी बार देख रहा है। काश वो गाड़ी रोक देता, काश वो भागकर इसके गले लग जाता और इसे बता सकता कि इसे दमला से ज़्यादा इससे प्यार है। काश वो इसे कह सकता कि वो चाहे तो इसके हिस्से की सारी खुशियाँ रख ले, बस एक दफ़ा इसे गले लगा ले। हमाइल वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। इसकी आवाज़ कमरे से बाहर तक गई थी। आगा जान और सब भागकर कमरे में पहुंचे। ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने? वो बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा बच्चा शामिल। बीजान ने इसे गले लगाया। मैं क्या करूं, इसे वापस बुलाओ, कोई तो वापस बुलाओ। बीजान आप इसे बोलें वो वापस आए, इसे कहें मुझे माफ़ कर दे। वो आपकी हर बात मानता है ना? वो इसके माथे पर बोसा देते हुए इसके बालों में हाथ फेर रही थी। इसका जख्म तो ताज़ा था। इसे सब्र की तलकीन करना बेकार थी। इसने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया इसने? इसकी आवाज़ सारे घर में गूंज रही थी। सब होंठ भेजे हुए थे मगर आंसू रवां थे। शामिल के अल्फाज ने वो मनासिर फिर से ताज़ा कर दिए थे। हमाल, ये तुमने क्या किया? ऐसा भी कोई करता है? इतनी बड़ी सज़ा। आगा जान, मैं क्यों नहीं मरा, मैं क्यों जिंदा हूँ? वो बेजान से संभल नहीं रहा था। आगा जान इसके पास आए थे और इसे अपने साथ लगाया था। हौसला करो बच्चे, जानता हूँ बहुत बहुत मुश्किल है, मगर अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान बेबस होता है। कोई तसल्ली, कोई बात इसके दिल को सुकून नहीं पहुँचा सकती थी। किसको कसूरवार ठहराऊँ आगा जान? वो इनसे दूर हुआ, इसकी जगह मैं क्यों नहीं मरा? मुझे मरना चाहिए था। काश इस पर लगने वाले ज़ख्म मैं खुद पर ले लेता। मुझे क्यों नहीं पता चला आगा जान? वो हंसियानी में बोलता जा रहा था। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, हौसला करो शामिल, मेरी जान। वो इसका चेहरा थपथपाकर इसे हवासों में लाने की कोशिश कर रहे थे। हम तो एक जान के दो टुकड़े थे ना? फिर मुझे कैसे पता नहीं चला कि मेरी जान का वो हिस्सा मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुका है। वो बिल्कुल हवास बाख्ता सा हो रहा था। शामिल, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। उन्होंने इसका चेहरा हाथों में लिया। हौसला करो मेरी जान, ऐसे नहीं करते, इसे तकलीफ पहुंचेगी। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाता इनसे दूर होता चला गया।
मुझे भी मार डालें, मुझे मारते या इसको वापस लेकर आएं। इसको बोले ना, इसे बोले वापस आ जाए, एक दफ़ा वापस आ जाए। मैं कभी नाराज़ नहीं हूँगा, मैं इसे कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। आगा जान इसे लेकर आए। अरबाज ने इसके पीछे से होकर इसे अपने हसार में लिया। चुप, बस बस करो शामिल, चुप। इसका सर नरमी से बच्चों की तरह थपथपाते हुए वो इसे सुकून में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर आंसू अपने भी जारी थे। मेरा सांस बंद हो जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा। इसे कहो एक दफ़ा गले लगा जाए। इसे वापस लाओ, कोई इसे वापस लाओ। वो जैसे बच्चों की तरह रोते रोते निडहाल हो चुका था। शामिल, बस करो। मीना फरवा, चाचू के लिए पानी लाओ। इसे बेड पर बिठाते हुए गुलबाज और अरबाज ने कहा। बच्चे इसकी अचानक ऐसी हालत देखकर परेशान हो चुके थे। हमारे शामिल, बस। दोनों भाइयों ने इसे अपने साथ लगाया हुआ था, मगर इसे तसल्ली नहीं दे पा रहे थे। इसने हमारे से हसद किया था, वो मानता था। अपने ही आइडेंटिकल ट्विन से जलन रखी, दुश्मनी रखी, वो ये भी मानता था। मगर इसने ऐसा कब चाहा था कि इसका भाई इससे छिन जाए? वो तो इससे खूब सारा लड़ना चाहता था, दिल की भड़ास निकाल कर सब कुछ ठीक करना चाहता था। मगर हमायल ने ये क्या कर दिया था? क्या वो इससे इतना नाराज था कि हमेशा के लिए इसे अकेला छोड़कर अपनी वाहद निशानी को भी साथ लेकर चला गया था? हाँ, इसे यही लगा था। घर वालों ने इसे यही कहा था कि हमायल की कोई औलाद नहीं, क्योंकि दमला का मिसकैरेज हो गया था और वो अब दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी जी रही है। वो सब जानते थे कि अगर इसे सच पता चला तो वो हमायल से बेवफाई की सज़ा के तौर पर इसे ढूंढकर नुकसान पहुंचा देगा और ख़ुद मुसीबत में पड़ जाएगा। मगर इस बात ने इसे वो झटका दिया था जिसे वो आने वाले कई दिनों तक संभल ना सका। वो खुद को नीम पागल सा महसूस कर रहा था कि मीर और यलमाज के इन खतूत को भूल ही गया था। हमाल के कमरे में फर्श पर कई कई घंटे एक ही पोजीशन में बैठा रहता था। ना खाने पीने का होश था, ना बाकी घर वालों का। मुझे इसके पास ले चलें, गुलबाज इसे खाने पर बुलाने आया। जब वो झील के पास बैठा हुआ घुटनों के गिर्द हाथ बांधे अकेला बैठा था। शाम का वक्त हो चुका था और वो कई घंटों से यहाँ ही था। खाना खा लो, कल चलेंगे, इसने ठंडी आह भरते हुए कहा था। वो सब तो अब आगे बढ़ चुके थे, मगर शामिल की जिंदगी रुक गई थी। इसे लग रहा था वो अब कभी भी मुस्कुरा नहीं सकेगा। यूं लग रहा था जैसे इसका जिस्म दो हिस्सों में कट गया हो और एक हिस्सा हमेशा के लिए अलग हो गया हो। इसकी तकलीफ और कोई भी समझ नहीं सकता था। आप लोग कैसे अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए? गुलबाज मुड़ते मुड़ते रुका। 6 साल हो चुके हैं शामिल, हम इस फेज से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि वो हमें भूल गया है, हमारी जान था वो। इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। तुम्हारे लिए ये दुख ताज़ा है, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाओगे। वो हंसा और हंसता चला गया। सब इसकी जहनी हालत पर बहुत परेशान थे। मेरी रूह का आधा हिस्सा कट गया है और आप कह रहे हैं संभल जाऊंगा? वो अभी भी हंस रहा था, मगर आंखें नम थीं। जिस्म पर लगे जख्म भर जाते हैं लाला। रूह छलनी हो जाए तो सारी जिंदगी का रोग लग जाता है। पत्थर उठाकर झील में फेंकते हुए वो कह रहा था। आपको पता है, आप लोगों के साथ तो रिश्ता पैदा होने के बाद बना था ना? आप सबसे तारुफ बाद में हुआ था। वो तो तब से मेरे साथ था, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। बीजान बताती हैं कि जब हम पैदा होने वाले थे तो डॉक्टर ने इनको बताया था। हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। वह पागलों की तरह हंसा था। शामिल, गुलबाज ने होंठ भेजते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। पैदा होने से भी पहले हाथ पकड़ कर रखने वाला मेरा भाई हाथ छड़वाकर चला गया, गले लगाए बगैर चला गया, बगैर किसी शिकवे के, बगैर शिकायत के। शामिल, उठो प्लीज़, खाना खा लो, सुबह से भूखे हो। मर चुके शख्स को भूख नहीं लगती, मेरी बात सुनो। इसने इसके कंधों पर हाथ रखकर इसे झंझोड़ा। तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। आई समझ। हमाइल चला गया, लेकिन हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। हमारे लिए अब तुम ही हमाइल हो। बीजान को मजीद तंग मत करो, उन्होंने बहुत कुछ खोया है इनसे। अब दोबारा इनके बेटे को मत छीनो, खुदा का वास्ता है। इसने नफी में सिर हिलाया। आपको मैं जिंदा लग रहा हूँ? गुलबाज के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे इसके पास ले चलें, वरना मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगा। इसने गहरा सांस लिया। अभी उठो, सुबह सुबह निकल जाएंगे। ठीक है। वो जवाब दिए बगैर झील की जानिब देख रहा था। यहाँ हम बैठ कर ना नहीं शरारतों के प्लान्स बनाया करते थे। वह हंसा था। शामिल, घर चलो। इसने इसे उठाने की कोशिश की। मुझे कहता था वो आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा। अब तो मैं अकेला मरूंगा ना? इसने वादा तोड़ दिया। हिसाब तो लूंगा ना? शामिल, खुदा के लिए। गुलबाज के गले में आंसू का गोला सा फंसा था। लाला, आप जाएं, मैं आ जाऊंगा। इस घर में मेरा सांस बंद होने लगता है। गुलबाज के पास कुछ कहने को बचा ही नहीं था। इसे लगा वो कुछ देर और इसकी बातें सुनता रहा तो इसका दिल फट जाएगा। मरे मरे कदम उठाता, आंखों में आंसू लिए वो घर की जानिब चल दिया था। इसकी तबीयत थोड़ी संभली तो इसे आगा जान ने दोनों बड़े बेटों के साथ लाहौर भेज दिया था। वहां पहुंचते ही वो सबसे पहले कब्रिस्तान गया था। जाना तो वो अकेला चाहता था, मगर दोनों भाई इसे अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते थे।
कब्र पर लिखे कुतबे ने इसकी जान निकाल ली थी। हमाल फारूक खान, वो वहाँ घुटनों के बल गिरकर बलक बलक कर रो रहा था। मुझे क्या पता था मैं तुझे ऐसे मिलूंगा यार। हमाल उठना, देख मैं वापस आ गया हूँ, मुझे मार, मुझसे लड़ झगड़ बस बात कर मुझसे मीर। वो मुठियाँ बना बना कर ज़मीन पर मार रहा था, जैसे इसका बस ना चल रहा हो कि इसे उठाकर गले लगा ले। मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें, इन सब को तो मुझ में तू नज़र आता है। ये सब लोग मुझे हमाल कहकर अपने दिलों की तसल्ली कर लेंगे। मैं क्या करूँगा, मैं किसको गले लगाऊंगा। शामिल बस करो खुदा के लिए। दोनों भाई भी रो रहे थे, क्योंकि इसके दर्दनाक अल्फाज बार बार इनको वो क़यामत खेज मनाजिर याद करवाते थे। उठ जा यार, बस कर दे, मेरी बस हो गई है। मुझसे लड़ते झगड़ते लेकिन ये सज़ा ना देते। कुछ कहकर तो जाना था ना, कहाँ चले हो, पता तो बता कर जाना था ना। मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें। वो कब्र से बच्चों की तरह लिपट गया। हमायल, मेरी जान निकल जाएगी, एक दफ़ा गले लगाओ जाओ ना, सिर्फ एक दफ़ा। वो कुत्ते पर लिखा हुआ नाम बार बार चुम रहा था। हमायल, उठना यार, इतना ज़िद्दी तो तू कभी नहीं था, ऐसे नहीं करते। दोनों ने इसे ज़बरदस्ती कब्र से अलग किया था, क्योंकि इन्हें लग रहा था अगर वो मज़ीद कुछ देर यहाँ ऐसे रुका तो वाकई इसका दम निकल जाएगा। वो इसे ज़बरदस्ती घर ले आए थे। इसी रात इसे वो ख्वाब में नजर आया था, खफा खफा और ज़ख्मी। इसने इसे गले नहीं लगाया था। तुमने भी मुझे लावारिस छोड़ दिया। शामिल, नहीं, मैंने नहीं छोड़ा तुम्हें, वापस आ जाओ हमारे। वो इसके पीछे भागा था। वो जंगल बयाबान सा था। तुम सब ने मुझे तकलीफ़ दी है। मैं तो सबसे प्यार करता था ना, तो फिर मेरे साथ सब ने ऐसा क्यों किया। रुक जाओ प्लीज़। वो इसे गले लगाना चाहता था, मगर यकदम इसकी आंख खुल गई थी। हमायल इससे नाराज़ था, इन सबसे नाराज़ था। इस ख्वाब ने इसको मज़ीद बेसुकून कर दिया था। वो लाहौर वाले घर के लॉन में अकेला बैठा हुआ था जब इसे गाजी की कॉल आई थी। अब यकदम इसे वो खतूत याद आ गए थे जो इसे यहाँ वापस लाने का सबब बने। इसकी कशमकश मज़ीद बढ़ गई थी कि अगर तमला का मिसकैरेज हुआ था तो वो ख़त किसके थे। अवल मीर हमायल खान, ये नाम इसके दिमाग में बार बार चल रहा था। इसने फ़ौरन इसकी कॉल उठा ली। खुशी हुई ये जानकर कि तुम घर पहुंच गए हो। वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। मैं कुछ दिन रुका रहा ताकि तुम इस सदमे से संभल सको। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। मैं नहीं जानता घर वालों ने तुम्हें क्या क्या सुनाया है, लेकिन मैं चाहूँगा तुम एक दफ़ा तमला से और बच्चों से मिल लो। तमला का मिसकैरेज हुआ था, अब वो दूसरी शादी कर चुकी है। हमाल की कोई औलाद नहीं। इसने आहिस्ता से कहा तो गाजी को जैसे यकीन नहीं आया था। दमला ने शादी नहीं की और मैं किसी दमला के बारे में नहीं जानना चाहता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ है या किसके साथ है, सब लोग बाहर में जाएं। क्या मेरा भाई वापस मिल सकता है? तुम इसे वापस ला सकते हो? गाजियान खामोश हुआ। तुम्हारे घर वालों ने तुमसे झूठ कहा है। दमला ने ना तो शादी की है और ना ही इसका मिसकैरेज हुआ था। तुम्हारे हर दर्द का इलाज, हर बेसुकूनी का मरहम इस वक्त दुनिया में अगर किसी के पास मौजूद है तो वो दमला है। वो समझ ना सका। क्या मतलब? हमाल का बेटा अवलमीर और शायद यलमाज भी। इस वक्त इसे वसुख से नहीं पता था कि यलमाज हमाल और दमला का ही बेटा है। क्या? यकदम सीधा हुआ। हाँ तो वो और किसके लेटर्स थे? नाम नहीं पढ़ा था तुमने? शामिल, इनको तुम्हारी ज़रूरत है। मैं सब कुछ तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकता। एड्रेस भेज रहा हूँ, खुद जाओ और किसी को भी मत बताना। तुम्हारे घर वाले इन मासूम बच्चों और दमला की जान के दुश्मन बन चुके हैं। दूसरी तरफ की कहानी जाकर दमला से सुनो। अगर तुम चाहते हो कि हमाल तुम्हें दोबारा मिले तो इसे मीर में तलाश करो। वो मैंने खेसी बात इसके सर के ऊपर से गुजर गई, मगर इसकी एक बात होश उड़ा देने वाली थी कि हमाल का बेटा जिंदा था। इसके दिमाग में बहुत सारे सवालात जन्म लिया था। इसे इन सब के जवाब चाहिए थे। गाजी का भेजा एड्रेस कराची का था, लाहौर से कराची। वो जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहता था, जो कि हवाई जहाज़ से ही मुमकिन था। गुलबाज और अरबाज को बताए बगैर इसने टिकट करवाई, कुछ कपड़े लिए और कराची के लिए रवाना हो गया। एक पुराने दोस्त से कहकर इसने होटल बुक करवाया था। भाइयों की कई बार कॉल्स आने पर इसने झूठ बोला था कि वो नौकरी की तलाश कर रहा है। इसे थोड़ा हशाश पशाश बात करते देखकर इनको तसल्ली हुई कि वो संभल रहा है, मगर फिर भी इसे बार बार कॉल करके इसका हाल चाल पूछते रहे थे। इसे काफ़ी देर तलाश करने के बाद भी वो एड्रेस नहीं मिला था। शायद ज़हनी तौर पर वह बहुत अपसेट था, इसीलिए कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वो इसी कैफियत में मस्जिद में पहुंचा तो इसे इसकी ज़िंदगी लौटा दी गई। मीर का एक दफ़ा गले लगना जैसे इसे दोबारा जिंदा कर गया था। सब कुछ दोहराते हुए इसकी आंखें फिर से नम हुई थीं। रात को वो और गाजियान बच्चों के सोने के बाद वहां से आ गए थे। रास्ते में गाजियान इसे अब सारी कहानी सुना चुका था कि हमायल ने असमारत से शादी इसी के लिए की थी ताकि वो अपनी मोहब्बत हासिल कर सके। वो इसके रास्ते से हटना चाहता था। अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर इसने इसके लिए रास्ता छोड़ा था। हालांकि इसे दमला से मोहब्बत थी। ये सुनकर शामिल को अपना आप मजीद छोटा महसूस होने लगा।
दमला से शादी की वजह इसके माजी की वो गलती सब कुछ बता चुका था, क्योंकि अब हमायल जिंदा नहीं था जो इसकी गैरत पर हर्फ आता। अब सूरत हाल ऐसी थी कि शामिल को सब कुछ मालूम होना ज़रूरी था। वो बहुत रोया था। इसने अपने भाई को इतने साल अपनी जुदाई की सज़ा इस जुर्म में दी थी जो दरअसल कोई जुर्म था ही नहीं। अब वो मरने की दुआ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इसको जिंदा रहना था, इन बच्चों के लिए जिंदा रहना था। सुबह सुबह गाजियान की कॉल पर वो चौंका। खैरियत? वो इतनी सुबह सुबह कॉल देखकर हैरान हुआ था। यार, दमला की कॉल आई थी। मीर ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। इसके पास तुम्हारा नंबर नहीं था तो मैंने भेज दिया। इसने तुम्हें कॉल्स की लेकिन तुमने उठाया ही नहीं। जाओ इसके पास, इसे तसल्ली दो। वो यकदम उठ बैठा। रो क्यों रहा है? इसे लग रहा है तुम इसे छोड़कर चले गए हो। करो भी इसकी रग रग में घुलने लगा। अच्छा, मैं इसे कॉल करता हूँ। गासियान का फ़ोन बंद करते ही इसने इन अननोन नंबर पर कॉल की, जिससे कुछ देर पहले इसे अनगिनत कॉल्स आई थी। इसने अजनबी समझकर नज़रअंदाज किया था, मगर अब वो जान चुका था कि वो दमला का ही नंबर है। हेलो? इसे रोने की आवाज़ आ रही थी। मीर, लो बात करो। हेलो? इसकी रोती सिसकती हुई आवाज़ इसे सुनाई दी तो इसका दिल जख्मी सा हुआ। वो इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। बाबा, बाबा की जान, क्या हो गया? इतना क्यों रो रहे हो? आप चले गए? आप अल्लाह ताला के पास चले गए? इसने होंठ भेजे। नहीं बच्चे, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गया। अच्छा, रोना बंद करो, मैं अभी आ रहा हूँ अपने शहजादे के पास। ओके मेरा बच्चा, बस रोना बंद करें। खुद पर जब्त करते हुए इसने इसे तसल्ली दी। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस बच्चे, मैं अभी आ रहा हूँ। बस आप रोना बंद करो, मम्मा परेशान हो रही होंगी। जल्दी आए। इसने फ़ोन बंद किया और फ़ौरन से पहले चाबियां उठाकर इसके पास पहुंचने के लिए तैयार हो गया। दोस्त से कुछ दिन के लिए गाड़ी उधार ली हुई थी, सो वो बहुत जल्द इस घर के दरवाजे पर मौजूद था जहां इसका जहान आबाद था। दमला ने दरवाज़ा खोला तो वो भी अजलत में घर के अंदर दाखिल हुआ था। इसकी नज़रें मीर की मुतलाशी थी। जब वो इसे पुकारता हुआ इसे लिपट गया था। बाबा? वो अभी भी सिसकियों से रो रहा था। बेटा, मीरू, इसे खुद में भेजते हुए इसने इसे प्यार किया। आप चले गए थे, आपने प्रॉमिस तोड़ा। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं गया था। इसके आंसू पहुंचते हुए इसने इसको तसल्ली दी। इसका मासूम सा दिल बेएतबार और दुखी हुआ था। मैं आपके साथ हूँ, देखो। वो फिर से इसके गले लग गया, जैसे इसे यकीन ना हो कि वह वहाँ से जाएगा नहीं। मेरा बच्चा, ऐसे नहीं रोते, आपने सबको परेशान कर दिया है। वो देखो मम्मा, परेशान करी है। यलमाज भी परेशान है। यलमाज दमला का हाथ पकड़े मीर को फिक्रमंदी से देख रहा था। अच्छा, रोना बंद करो। मेरा बेबी बुआए तो बहुत बहादुर है ना? नो, मैं बेबी बुआए नहीं हूँ। वो रोना भूलकर वो इसकी तसल्ली करने लगा तो इसे इस पर हंसी भी आई और बेख्तियार प्यार भी। तो फिर आप क्या हो? सुपरमैन। वो हंसा। ओके बेबी सुपरमैन, चलो अब मुझे भूख लगी है, नाश्ता कर लेते हैं। इसने एक नज़र दमला पर डाली जो अब मीर को खुश देखकर काफ़ी मुतमईन लग रही थी। यलमास, जाओ चाचू, मेरा मतलब है। वो कुछ देर रुकी। बाबा के साथ बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। दाएं बाजू में मीर था। उसने बायां बाजू आगे किया ताकि यलमास को गले लगा सके, मगर वो झिझक रहा था, थोड़ा डर भी रहा था। बेटा जाओ ना। इसने नफ़ी में सिर हिलाया तो शामिल को बहुत तकलीफ पहुंची। दिल चाह रहा था इस असद के टुकड़े टुकड़े कर दे, जिसे इसकी फैमिली समेत वो रात को ही इसके घर पहुंचा आया था। मकसद सिर्फ इस तरह डराना था। इसका बेटा गासियान ने अपने किसी जानने वाले के यहाँ ठहराया हुआ था। हाँ, ये सब गलत था, मगर इसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। एक चीज़ इसने सच कही थी कि वो हमायल नहीं, जो सही और गलत को बाखूबी समझता या इतने बड़े ज़र्फ़ का इज़हार करता। इसके जिगर के टुकड़े को इतने साल टॉर्चर करने वाले की सज़ा चंद दिन औलाद से दूरी तो दी ही जा सकती थी। अच्छा बाबा मत बोलो, समझो मैं आपका फ्रेंड हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं बहुत अच्छा फ्रेंड बनूंगा। वो फ़ौरन इस पर रिश्तों का बोझ नहीं डालना चाहता था। कितनी तकलीफदा बात थी कि इन बेज़मीरों ने इसे बाप के रिश्ते से ही खफा कर दिया था। इधर आओ ना मासी। वो हिचकिचाता हुआ इसके पास आया तो इसने दोनों को खुद में भेजा। मेरे शहजादे। इसने दोनों को बारी बारी प्यार किया। फ्रेंड, आप बातें नहीं करते क्या? बाबा, ये सिर्फ मामा से बातें करता है, मुझसे भी थोड़ी थोड़ी कर लेता है। कोई बात नहीं, हम सिखा लेंगे। क्यों मासी? इसने कोई जवाब नहीं दिया था। अच्छा, जब तक नाश्ता बन रहा है हम कुछ खेल लेते हैं, कैसा? मीर उछल पड़ा। हाँ जल्दी आए, मैं आपको अपने सारे टॉयज दिखाता हूँ। वो कमरे की जानिब भागा तो यलमाज भी इसकी गोद से उतरने लगा। बेटा रुको। इसने इसे रोका और इसके सामने घुटनों के बल बैठा। आप मेरी जान हो। इसकी गाल पर इसने प्यार करते हुए कहा। मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगा, ना ही किसी को करने दूंगा, प्रॉमिस। इसके बालों को नरमी से पीछे करता हुआ वो इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि अब वो महफूज है, कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो गंदे वाले बाबा, वो आपके बाबा नहीं हैं बेटा। वो एक गंदे किडनैपर हैं जिन्होंने आपको हमसे छीन
लिया था। वो कुछ देर सोचने लगा। आपको पता है आपके रियल बाबा का क्या नाम है? इसी ने नफ़ी में सर हिलाया। आपके बाबा का नाम है हमाइल खान, इसलिए आपका नाम यलमाज असद नहीं यलमाज हमाइल खान है। और आपके रियल बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम सब आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरी जान। यलमाज ने एक सवालिया नज़र दमला पर डाली तो इसने नम आंखों से मुस्कुराकर इस बात में सिर हिलाया। तो जब वह गंदे किडनैपर मुझे मारते थे तो आप कहाँ थे? इसके एक जुमले ने इसकी सारी ताकत ख़त्म कर दी थी। वो लड़खड़ाकर पीछे को गिरने वाला था मगर संभल गया। यलमाज बचे जाओ, मीर के साथ खिलो। वो माँ की बात सुनते हुए मीर के पीछे चला गया। मैं शायद सारी ज़िंदगी इनके इस तरह के सवालात का जवाब ना दे पाऊँ। वो सर झुकाए बोला था, तुम्हारा यही एहसान काफ़ी है कि तुमने मेरे बच्चे को मुझसे मिलवा दिया। तुमसे कोई शिकायत नहीं। वो मरवती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली थी। एहसान? वो हंसा। ना जाने मुझ पर इनके कौन कौन से कर्ज हैं। एहसान तो उन्होंने किया है। अगर ये दोनों मुझे ना मिलते तो अभी मैं ना जाने क्या कर चुका होता। मेरी ज़िंदगी है। वो मुस्कुराई। हाँ, जिनकी जिंदगियों को तुम्हारे घर वाले ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो कहकर मुड़ गई। इसका शिकवा बजा था। बस एक दफ़ा केस ख़त्म होने की देर थी। इसने सोचा हुआ था वो बाकी सब चीज़ें भी ठीक कर देगा। इसकी ज़िंदगी का अब बस एक ही मकसद था, हमाल की तकलीफ़ को कम करना। इसे समझ आ चुकी थी वो सबसे क्यों खफा है। इसने बच्चों के साथ खेलने के बाद नाश्ता किया और इनको बाहर घुमाने ले गया। दमला से इसने सरसरी सा पूछा था और इसने जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि पहले ही इसके मुतालिक बहुत गलत बातें फैल चुकी थी। शामिल के साथ जाकर वो लोगों को मज़ीद मौका नहीं देना चाहती थी। वैसे भी वो इसे इज्तनाब बरतती थी क्योंकि इसका चेहरा इसे बार बार अपनी जानिब देखने पर मजबूर करता था। इसका दिल किसी नन्हे बच्चे की तरह इसे देखते रहने की जिद करता था और मानने को तैयार ही नहीं था कि वो हमाइल नहीं है। सारा दिन वो इनके साथ रहा, खिलौने दिलवाए, आइसक्रीम खिलाई, झूलों पर लेकर गया। जब रात को इसके वापस जाने का वक्त हुआ तो मीर ने फिर से जिद शुरू कर दी। वो इतना रोया कि निढाल हो गया। इसे बाबा के साथ रहना था। वो ये जानना चाहता था कि दूसरों के बाबा इनके साथ रहते हैं तो इनके बाबा क्यों चले जाते हैं। इस बात का जवाब ना दमला के पास था ना शामिल के पास। आखिर वो इस शर्त पर माना कि बाबा सुबह सुबह नाश्ते से पहले इसके पास हों। भारी दिल के साथ शामिल ने इनको छोड़ा था, वरना वो भी कभी एक लम्हे के लिए दोनों को नज़रों से ओझल ना करता। वो हमाइल से रोकर कह रहा था कि वो किसको लगाकर हमाइल समझे। इसे दो दो हमाइल दे दिए गए थे, इसे ज़िंदगी लौटा दी गई थी। अदालत में इन सब का बयान बाकी लोगों समेत दमला के लिए भी बहुत चौंका देने वाला था। गाजी और शामिल ने इससे कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इन दोनों ने सब कुछ ठीक कैसे किया था। शामिल इस कार्रवाई का हिस्सा था चूंकि वो हमाइल का आइडेंटिकल ट्विन था, सो इसका डीएनए बच्चों के डीएनए से टेस्ट किया जा सकता था। इसका 12 साल पाकिस्तान से दूर रहना इस केस में दमला के लिए अहम पॉइंट साबित हुआ था क्योंकि मुखालिफ वकील इस पर यह भी इल्ज़ाम लगा सकता था कि इसने अपने शोहर हमाइल खान को इसी के भाई के साथ धोखा दिया, यानी बच्चे हैं ही शामिल के। इस इल्ज़ाम का अब सवाल ही पैदा नहीं होता था क्योंकि वो तकरीबन 12 साल से यहाँ था ही नहीं। दूसरी बात, शामिल का यहाँ मौजूद होना ही नेहमत साबित हुआ था। डीएनए से साबित हो जाता कि दमला सच कह रही थी। नेस असद और फहमीदा के लिए हर रास्ता बंद हो चुका था। मिसेस दमला एहसन मेरी पेशेंट थी। मैंने इसकी 2 बार मदद की। इसके घर वालों ने एक गलतफहमी की वजह से इसको घर से बाहर निकाल दिया था। इस वक्त मेरे दिल में कोई चोर नहीं था। मैंने अपनी बेटी समझकर इसकी मदद की और इसे इसके ससुराल वालों के पास बाहिफाजत पहुंचाया। कुदरती तौर पर मेरी ड्यूटी भी सवात में लगी जहाँ इसका ससुराल था। मेरी अपनी बेटी की औलाद नहीं थी और असद के घर वाले इसे दूसरी शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। हमने मिलकर झूठ बोला कि ईशा माँ बनने वाली है। इसके लिए हमने एक गरीब औरत से डील कर रखी थी जो अपना बच्चा हमें पैसों की इवज देने को तैयार थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, इसका अपने ससुराल वालों से कोई मसला हो गया और इसने फिर से मुझे मदद के लिए बुलवाया। इसके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन खुदा की करनी जिस औरत का बच्चा हमने लेना था, इस माँ और बच्चे दोनों की डेथ हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैंने दमला का एक बच्चा अपनी बेटी के लिए इससे ले लिया और इससे कहा कि इसका बच्चा मर गया। सब बेयकीन थे। दमला ने यलमाज को अपने हिसार में ले रखा था जो इन सब लोगों की वहाँ पाकर बहुत सहमा हुआ था। मीर गासियान के साथ भाई था, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं था। तो यानी आप इकरार कर रही हैं कि आपने यलमाज को अगवा किया था? दमला एहसन ने आपको अपनी मर्जी से नहीं दिया था। वो रोने लगी और इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैं गुनहगार हूँ। फिर जब मुझे पता चला कि यलमाज का बाप एएसपी हमाइल खान है जिसकी वजह से मेरी बहन और माँ को सज़ा हुई थी, तो मैं यलमाज से नफरत करने लगी। हमने मिलकर इस बच्चे के साथ बहुत गलत किया। इसके बाद ईशा के यहाँ 2 बच्चे हुए तो यलमाज की अहमियत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, मगर ख़ानदान वालों के सामने अपना राज रखने की खातिर हमारे लिए इसे साथ रखना मजबूरी थी। ये घर से भाग गया और दमला यानी अपनी असली माँ को मिल गया। हमें जब पता चला कि वो अपनी माँ के पास पहुँच गया है तो
हम इसे वापस ले आए, मगर दमला जब हमारे घर आई तो इसने मुझे देख लिया। सब कुछ पता चल गया। पुलिस की कार्रवाई और ख़ानदान में इज़्ज़त रखने के लिए हमने इसके बारे में वो सब झूठ बोले, ताकि ये अल्माज से दस्तरबेदार हो जाए। इसका शौहर तो इसके साथ था नहीं, जो इसके किरदार की गवाही देता। इसके ससुराल वालों से ख़राब ताल्लुकात का भी मुझे इल्म था, जिसका मैंने फ़ायदा उठाया। वो मज़ीद कुछ न कह सके, इसका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था। मुझे माफ़ कर देना बेटा। इसने नज़रें घुमा ली। अपने बच्चे से नफ़रत करने वाले किसी शख्स को भी वो माफ़ नहीं कर सकती थी। असद ने भी बेबसी से अपने मज़ालिम का एतराफ़ किया था। दमला को यकीन नहीं आ रहा था कि वो कुछ दिन पहले सड़कों पर धक्के खा रही थी और आज बासी पलट गई थी। तमाम सबूतों और इन सब के इकरार के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मद्दी दमला एहसन ने अपने बेटे यलमाज को अडॉप्शन के लिए नहीं दिया था, बच्चे को अगवा किया गया था। अगवाकारी, गलत बयानी और अदालत को गुमराह करने, एक बच्चे पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करने, इसे हवस बेजा में रखने के जुराइम में अदालत इन तीनों को फ़ौरन गिरफ्तार करके कार्रवाई करने का हुक्म देती है, और हुक्म देती है कि दस्तावेज़ात में इस बच्चे यलमाज की माँ का नाम दमला एहसन लिखकर और वालदियत में इसके हकीकी वालिद यानी हमायल फ़ारूक खान का नाम तसही करके लिखा जाए। आंसुओं में लिपटी बेयकीन सी खुशी थी। इसने यलमाज को खुद में भेजा। वो अब इसका था, कोई और इसका दावेदार नहीं बन सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ इसका था। मेरा बच्चा। इसे बार बार चुमते हुए वे इसे गले लगा रही थी। अदालत की कार्रवाई ख़त्म हो चुकी थी और वो ढेरों सुकून लिए अदालत के कमरे से बाहर निकल आई थी। आपको मुझसे अब कोई नहीं छीन सकता। आप हमेशा मामा के साथ रहोगे। शामिल की आंखों में भी आंसू थे, जिन्हें वो बार बार छुपा रहा था। काश वो यहाँ होता तो इस बात की नौबत ही ना आने देता। वह यलमाज को इनके हाथ लगने ही ना देता। मामा, आप मेरी रियल मामा है ना? इसने इस बात में सर हिलाया। हाँ मेरी जान, अल्लाह ने आपको मुझे दिया था। आप मेरे के साथ इस दुनिया में आए थे। मामा बीमार हो गई थी तो इन गंदे किडनैपर्स ने आपको छुपा कर अपने पास रख लिया। हमने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप नहीं मिले। इसे आसान लफ्ज़ों में वो समझाने की कोशिश कर रही थी। तो अगर वो मुझे दोबारा ले गए, आपको कोई नहीं लेकर जाएगा। हम हैं ना आपके साथ मेरी जान। शामिल ने इसे गोद में उठाते हुए प्यार किया। बाबा आपके साथ हैं। इसने नफ़ी में सिर हिलाया। नहीं, आप बाबा नहीं हैं। बाबा गंदे होते हैं। इसने दोनों को कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। अच्छा ठीक है, आप मुझे फ्रेंड ही बोल लो। ठीक है अब खुश? इसने बारी बारी यलमाज के दोनों गालों पर प्यार किया। घर चलें, मीरू आपका इंतज़ार कर रहा है। इसने खुश होकर इस बात में सिर हिलाया। पुलिस एहलकारों की हिरासत में वो तीनों इनके पास से गुजर रहे थे। ईशा ने इनसे दरख्वास्त की कि थोड़ी देर रुक जाएं। यलमाज इनको वहां रुकता देखकर सहम कर शामिल के सीने में छुपा। कुछ नहीं होता मेरी जान, सब कुछ ठीक है। इसके बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए वो इसे पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। मैं जानती हूँ हमने आपके साथ बहुत गलत किया, मगर मैंने इसे 5 साल पाला है। हमसे जो भी गलतियाँ हुई, मैंने इस पर तवज्जो कम दी, मगर मैंने खुद कभी इस पर जुल्म नहीं किए। मुझे प्यार था इसे, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में तब आया था जब मेरी गोद खाली थी। तुमला हंसी। इसकी मुस्कुराहट में तकलीफ घुली हुई थी। तुम सगी माँ होती तो इस बगैरत शख्स के हाथ तोड़ देती। वो लाजवाब हुई थी। यलमाज, अपनी मामा को आखिरी दफ़ा नहीं मिलोगे? इसने इसकी जानिब देखे बगैर नफ़ी में सिर हिलाया। एक दफ़ा देखो तो सही, मेरी तरफ देखो ना बेटा। इसने शामिल की जानिब सवालिया नज़रों से देखा तो इसने मुस्कुराकर इसे प्यार किया, जिस बात की तस्दीक थी कि वह महफूज है। यलमाज ने ईशा की जानिब खफा खफा नज़रों से देखा। मैं आपको एक दफ़ा प्यार कर लूँ, फिर आपने कौन सा मुझे मिलना है? इसने अब दमला की जानिब देखा। यह ड्रामा किस लिए? शामिल ने हकारत से कहा। जारी है तो प्यारे रीडर्स से फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।